नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम देख रहे हैं झूठा सच उपन्यास। इसके पहले भाग में हमने यहाँ तक देखा था कि वह मिसेज अग्रवाला जो है वह अ, तारा को पूरा ने अपने ब्लाउज देती है और वह सिलाई मशीन पर ठीक कर कर उसको बराबर बनाती है और पहन करने के बाद जो अग्रवाला मैम है वह तारा की सराहना करती है। और फिर जो है वह मिसेज अग्रवाला और जो है अन्य ब्लाउज बनाने के लिए शिवनी से कहकर, शिवनी उनकी नौकरानी है और उनसे कहकर एक और टुकड़ा कपड़े का निकालती है और फिर नया ब्लाउज बनाने के लिए काट देती है। यहाँ तक हमने देखा था। इसके आगे का भाग आप भी देखेंगे। चर्चा करते करते नए ज़माने की लड़कियों ने नए बेहुदा फैशनों के प्रति ग्लानि प्रकट करने लगी, यानी जो नए ज़माने की जो फैशन है उसके प्रति वह दुख व्यक्त करने लगी, निराशा व्यक्त करने लगी। डॉली पिछले दिन अपनी पड़ोसिन सहेली मुक्ता मुक्ता की रिम में जीन खरीद लाई थी, यानी जो मुक्ता जो थी वह डॉली की पड़ोस की सहेली थी, तो उसके साथ जीन पहनकर बैडमिंटन खेलने गई थी। यह क्या, और वह जो जीन पहनती है और वह उस पर टोकती है, यानी यह किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, ऐसा मिसेज अग्रवाला कहती है। तारा ने समर्थन किया, हाँ ऐसा कपड़ा तो अच्छा नहीं लगता, पर मन ही मन मालकिन की ब्लाउज खूब फिट न आने की परेशानी की बात भी सोचती रही। यानी तारा ने भी समर्थन किया, लेकिन जो तारा को वो अग्रवाला मैम में कपड़े जो ब्लाउज दिए थे वह फिट न आने की इसकी भी परेशानी थी, वह मन ही मन सोचती रही। मिसेज अग्रवाला कहती कहती गई, हम टोके तो लड़की मुंह फुला ले ले हम पर बिगड़ते हैं कि हम कुछ कहती क्यों नहीं। यानी वह कहती है कि मैं कुछ लड़की से कहूँ तो यह लड़की मुंह फुला के बैठ जाती है, और उल्टा इसके इसके पिता यानी मिसेज अग्रवाला मैम के जो पति है वह इसे ही डांटते हैं कि तुम कुछ क्यों नहीं कहती है। हम इन दोनों को अपने बच्चों से 1000 गुना बढ़कर ख्याल करते हैं। यानी वह कहती है अग्रवाला कि मैं मेरे खुद के बच्चे जैसा इन पर प्यार करती हूँ, इनको दुलार करती हूँ, और फिर भी यह बच्चे तो मुझे सौतेली ही समझ मानते हैं, ऐसा वह कहती है। मिसेज अग्रवाला उसी प्रसंग में नरोत्तम की भी चर्चा कर गई, यानी कहते कहते नरोत्तम की भी बातें करने लगी। हमारे दिल में कोई फर्क हो तो हमें पेट के बच्चों की कसम है, पर यह कहती है कि मेरे दिल में यदि खोट है या मेरे बर्ताव में कुछ गलत है तो मेरे खुद के बच्चों की कसम है कि मैं इनको अपने बच्चों जैसा मानती हूँ, पर इन्होंने हमें कभी माँ समझा ही नहीं। यानी वह कहती है कि इन बच्चों ने तो मुझे कभी माँ समझा ही नहीं। 50,000 रुपये खर्च करके विलायत में इंजीनियरिंग पढ़ी है। यानी वह कहती है कि नरोत्तम को 50,000 रुपये खर्च करके विलायत में यानी बाहर विदेश में जो है इंग्लैंड में इंजीनियर की पढ़ाई की है। आप सरकारी नौकरी करेंगे, हमारे यहाँ इंजीनियर 1000 रुपया ले रहे हैं, यह 500-600 रुपये की नौकरी करेंगे। यानी वह कहती है कि आजकल के इंजीनियर जो है वह सरकारी नौकरी करेंगे, और वह कहती है कि अन्य जो इंजीनियर है वह हज़ारों रुपये लेते हैं और यह तो 500 रुपये की सरकारी नौकरी करेंगे, ऐसा कहती है। बाप दादा की हंसी कराएंगे, यानी छोटी नौकरी कर कर 500-600 रुपये की नौकरी कर कर बाप दादा जो है यानी उनके घर परिवार की हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, ऐसा वहाँ सो कह रही है। और क्या बताते हैं, घर से लेने में क्या लिहाज है, कदर तो वह है जो लोग करे, असल बात क्या हम नहीं समझती। यानी वह कहती है कि वो जाने हमें क्या, हम नहीं समझती, यानी मेरा कोई कुछ सुनता नहीं है। नरोत्तम का ऐसा परिचय पाकर तारा को वह कुछ विचित्र सनकी या मन में द्वेष रखने वाला आदमी जचा, पर उसे मालिक के परिवार के लोगों की आपसी समस्याओं से क्या प्रयोजन था, इस विषय में सोचना व्यर्थ था। यानी तारा को लगा कि नरोत्तम के बारे में सुनकर इस प्रकार की बातें सुनकर फिर तारा को लगा कि वह गलत है, वे सनकी है, उनका बर्ताव बराबर नहीं है, ऐसा लगा। और फिर उसने सोचा कि यह तो मालिक लोग हैं, इनके आपसी समस्याओं के बारे में मुझे सोचना क्या है, यानी मैं व्यर्थ ही सोच रही हूँ, ऐसा समझती है। दादी को पता लगा कि तारा शाकाहारी है तो उन्हें उसके भली लड़की होने का विश्वास हो गया। यानी उस दादी को पता चला कि तारा जो है वह शाकाहारी है, उसको वेज ही चलेगा, नॉन वेज नहीं चलेगा, नहीं खाती है। यह सुनकर वह विश्वास होने लगा तारा पर और वह अच्छी लड़की है, ऐसा वह उनको पता चला।
उन्होंने पहली बहू को याद कर उसकी प्रशंसा के व्याज से नई बहू की शिकायत कर दी। यानी पहली बहू थी, वह भी शाकाहारी ही थी, वह भी नॉनवेज खाती नहीं थी, यानी वह शाकाहारी तो उनकी प्रशंसा इस आबी जो बहू है उसके साथ की। उस बेचारी ने कभी कोठी के बाहर कदम नहीं रखा था। मर्द चाहे तो खाए पिए, उसने अपने चौके में प्याज लहसुन नहीं आने दिया। यानी वह कहती थी जो पहली जो बहू थी वो कभी घर के बाहर नहीं गई थी। जो भी सामान था वह बाहर के लाते थे। इतना ही नहीं, जो भी शराब है, जो भी खाना पीना है, वह हम पुरुष लोग ही करे, मर्द चाहे जो करे, लेकिन हमें क्या सोचकर वह कभी घर के बाहर नहीं गई और उसने कभी शराब नहीं पिया, अन्य वेज नॉन वेज भी नहीं खाया था। ऐसा वह कहती। इतना ही नहीं, जो प्याज लहसुन है वह भी वह घर के चौके में यानी रसोई में आने नहीं देती थी। बावर्ची की रसोई बिल्कुल अलग थी। यह भगवान तो सबके साथ बैठकर खावे है। यानी वह कहती है जो खाना बने वाला बावर्ची है उसकी जो रसोई थी, उसका जो कुछ भी था वह अलग था, लेकिन यह आबे की जो बहू है वह तो सबके साथ उठती बैठती खाती पीती घूमती फिरती है, ऐसा वह कह रही है। न किसी से पर्दा न लिहाज, घर में तो कदम टिकते ही नहीं। नरोत्तम के बाबा ने यह कोठी बनाई थी तो इसका नाम आगरवाला आश्रम लिखा था। यानी वह कहती है कि यह जो है वह सभी तरफ घूमती फिरती है, ना किसी से पर्दा करती है, ना किसी से दूरी रखती है, ना कोई लिहाज है, ना कोई कुछ नहीं है। लेकिन जब वो नरोत्तम के बाबा ने यह कोठी बनाई थी तो इसका नाम रखा गया था अग्रवाला आश्रम लिख दिया था। इन लोगों ने इसका नाम भी किरस्तानी कर रख दिया। लेकिन वह कहती कि कितना अच्छा अग्रवाला आश्रम नाम लिख दिया था, लेकिन यह जब से आई है तब से इस हवेली का नाम ही बदल दिया है, अब किरस्तानी रख दिया गया है। हमें क्या, हमारी तो कट गई, इन लोगों की ये जाने। यानी वह कहती है बूढ़ी स्त्री कि मुझे क्या, मेरी तो कट गई है, मेरे बचे ही कितने दिन हैं, ऐसा वह सोचती है, और इन लोगों का यह जाने मुझे क्या, ऐसा सोचती है। नरोत्तम अखबार लेने स्वयं चला आया था। तारा ने अखबार पढ़ना छोड़कर नरोत्तम से अखबार ले लेना अनुरोध किया। यानी वह नरोत्तम जो था वह अखबार लेने के लिए, समाचार पत्र लेने के लिए आया था, और तारा जो है वह अखबार पढ़ रही थी। तो फिर तारा ने अखबार पढ़ना छोड़कर नरोत्तम से अखबार देने का अनुरोध नरोत्तम को दे रही थी। उसने अखबार तारा के हाथ में रहने दिया और लौटकर शव करने लगा। यानी उसने अखबार नहीं लिया, तारा के ही पास रहने दिया और शव दाढ़ी बनाने के लिए चला गया। शव करते करते सोचने लगा, उसने तारा को पहले यानी वह दाढ़ी बनाते बनाते सोचने लगा कि उसकी माँ ने वह रिफ्यूजी मास्टरनी के रूप में देखा तो ख्याल कर लिया। यानी एक साधारण सी मास्टरनी के रूप में देखा तो नरोत्तम ने ख्याल किया कि मम्मी ने कम तनख्वाह लेने वाली स्त्री ढूंढ ली है। यानी जो भी उसका जो बर्ताव था, जो भी वह रहन सहन था, एक साधारण था, तो वह देखकर नरोत्तम को लगा कि उसकी माँ ने वह कम तनख्वाह पर रखा है, ऐसा उसको लगा। देखिए क्या कर पाती है आप, उसे लगा वह तो बहुत संस्कृत सभ्य युवती है। यानी उसके जो रहने सहने का सब कुछ देखने के बाद लगा कि वह तो एक सुशिक्षित संस्कृत यानी सभ्य युवती है, ऐसा नरोत्तम को लगा। उस दिन संध्या वह बाहर से लौटकर कॉरिडोर में से जीने की ओर जा रहा था। पुतन लाली पुकार उठे। यानी जो उसी दिन शाम के समय में वह लौटकर कॉरिडोर में जीने की ओर से जा रहा था, तभी वो पुतन और लाली देखकर, जो छोटे बच्चे थे, वह देखकर पुकारते कि बड़े भैया आ गए। नरोत्तम भूषी पुतन और लाली के साथ डाइनिंग रूम में तारा को देखकर ठिठक गया। मैं आ सकता हूँ? वह नरोत्तम जो था, एक जो डाइनिंग रूम में पूतन और लाली को साथ लेकर तारा बैठी थी, और वह नरोत्तम कहता है कि क्या मैं आ सकता हूं, यानी तारा की अनुमति मांगता है। जी हाँ, अवश्य आइए, तारा ने आदर से उत्तर दिया। तारा ने आदर से कहा, एक आदर व्यक्त करते हुए कहा कि हाँ जी, आ सकते हो। नरोत्तम ने हाथ में थमी 2 पत्रिकाएं डाइनिंग टेबल पर रख दी। कुर्सी पर बैठकर बोला, आप बहुत पंचचूअल है, रोज इसी समय डिनर ले लेती है।
यानी वह नरोत्तम ने जो हाथ में जो पत्रिकाएं लाई थी वह पत्रिकाएं वहाँ टेबल पर रखता है और कहता है कि आप बड़ी नियमों की पक्की हो, इसी समय हर रोज़ बच्चों को डिनर करवाती है। आज तो मुझे भी भूख मालूम हो रही है, संध्या चाय पी ही नहीं, यदि आप डिस्टर्ब न हो तो मैं भी मंगवा लूँ। यानी वह तारा को कहता है कि आज तो मुझे भी भूख लगी है, ऐसा मालूम होता है संध्या के समय चाय मैंने भी नहीं पी थी, आपको डिस्टर्ब नहीं है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है तो क्या मैं भी कुछ खाने के लिए मंगवा सकता हूँ? ऐसा कहा। अवश्य अवश्य, हम लोगों का साथ दीजिए, मैं जाकर ले आओ। शिवनी बच्चों के लिए कुछ खाना लेकर कमरे में आई थी। नरोत्तम ने उसे खाना लाने के लिए कहकर पूछ लिया, क्या बना है? यानी वह तारा कहती है कि अवश्य अवश्य, आप भी कुछ खा सकते हैं, बैठ सकते हैं। ऐसा कहा तो वह कहती है, अब तभी वह शिवनी जो है वह बच्चों के लिए खाना लेकर आती है और वह नरोत्तम कहता है कि खाने में क्या बना है? हुजूर हुजूर जुगुल ने अभी तैयार नहीं किया। यानी वह जुगुल जो नौकर है रसोई वाला, उन्होंने अभी खाना बनाया नहीं, बच्चों के लिए ही बनवाया है। अभी तो बच्चों का खाना बना है, सूप तरकारी दाल। शिवनी ने सहम कर बताया। यानी शिवनी ने सहम कर बताया कि अभी तो बच्चों का ही खाना बना है, उसमें है बच्चों का खाना, सूप है और तरकारी यानी जो भी सब्जियां है उसकी दाल, उसका सूप है और दाल बनी है, ऐसा सहम कर कहा। जो है ले आओ, कहकर नरोत्तम ने पत्रिकाएं उठा ली और तारा की ओर अभूख कर हुआ। लिटरेरी डाइजेस्ट पसंद है आपको? यह इस मास का अंक है। यानी वह कहता है ठीक है, जो है खाने के लिए वह ले आओ। वह कहता है कि आपको जो भी पत्रिका है वह तारा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि ये लीजिए आपके लिए, आपको तो लिटरेचर यानी साहित्य डायरेक्टर ही पसंद है, ऐसा कहता है। और यह इस माह का अंक है। कई माह से नहीं देखा, मेरे भाई प्राय लाया करते थे, पसंद तो है पर मेरा अध्ययन बहुत कम है, शायद इसलिए मुझे लगा कि इसके लेखों में कुछ बायस पासंग लगता रहता है। यानी वहाँ तारा सोचने लगी कि ठीक है, मुझे भी पढ़ने का शौक़ है, मेरे भाई भी ले आया करते थे, लेकिन मेरा अध्ययन काफ़ी कम है, ऐसा उसको लग रहा था। तारा कह तो गई पर सह में शायद ज़्यादा बोल गई, लेकिन इसने ऐसा कह दिया और फिर सोच रही है कि मैंने ज़्यादा बोल दिया। बिल्कुल सही है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, पर रोचक ज़रूर होता है, इसलिए ले आता हूँ। यानी फिर नरोत्तम कहता है, आपका कहना बिल्कुल सही है, रोचक है रोचक है इसलिए तो मैं लाया हूँ, ऐसा वह कहता है। जी हाँ, इसमें आधे आधे पृष्ठ के ह्यूमर हास्य बहुत बहुत चोखे होते हैं। यानी वह कहता है इसके अंदर जो छोटे छोटे चुटकुले होते हैं, हास्य यानी कॉमेडी के लेख होते हैं या छोटे छोटे चुटकुले होते हैं, वह काफ़ी अच्छे होते हैं, क्या कहना लाजवाब होते हैं, लेकिन बायस उसमें भी ज़बरदस्त रहता है। यानी वह कहता है कि वह तो होता है लेकिन इसकी ज़बरदस्त जो बायस होता है वह होता है। खैर लीजिए, यह अंक आज आप रख लीजिए, मैं तब तक लाइव पढ़ लूँगा। यानी वह कहता है कि यह अंक आप रखिए, आप पढ़िए, तब तक मैं दूसरा जो लाइव पत्रिका का अंक है वह पढ़ूंगा। इसमें मैक्सिक इंडियंस पर एक बहुत अच्छा लेख है। वह कहता है कि इसमें जो मैक्सिक इंडियंस है उस पर एक बहुत बड़ा अच्छा लेख छपा है, वह मैं पढ़ूँ। तारा भूसी पुत्र और लाली के साथ प्लेटों में काटे चम्मच से खाना खा रही थी। यानी जो तारा जो है भूसी तुरंत और लाली के साथ प्लेटों में जो कांटे के चम्मच होते उसके साथ खाना खा रही थी। नरोत्तम की बात सुनते सुनते उसे नरोत्तम से क्षमा मांगकर लाली के गले से गिर गया नैपकिन ठीक करने के लिए दूसरी ओर घूम जाना पड़ा। यानी वह नरोत्तम से बात कर रही थी, बच्चे खाना खा रहे थे, तभी वह उसने जो गले का जो नैपकिन था वह ठीक करने लगी। जुगुल नरोत्तम के लिए थाल में खाना लाया। फिर वो जुगुल जो नौकर था और नरोत्तम के लिए खाना ले आया। क्षमा कीजिए, मैं तो हाथ से खाऊंगा। नरोत्तम ने शील से मुस्कुराकर तारा से अनुमति मांगी। यानी वह कांटे से न खाकर हाथ से ही खाऊंगा, ऐसा वह कहता है कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं तो चम्मच से नहीं हाथ से ही खाऊंगा। वहाँ ज़रूर, तारा ने अपने कांटे चम्मच से खाने पर कटाक्ष समझकर उत्तर दिया। यानी उसने कह दिया तारा ने कि हाँ ज़रूर,
आप बच्चे थोड़े ही है, यह अनुशासन तो बच्चों के लिए है। यानी वह तारा कहती है कि आप बच्चे थोड़ी ही है, आप तो बड़े हैं। यह जो अनुशासन है चम्मच से खाने का, यह तो बच्चों के लिए है। ठीक है, मैं समझता हूँ। नरोत्तम ने अपनी बात की कटुता दूर करने के लिए कहा। तो वह कहता है कि मैं समझता हूँ। मम्मी की यह बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है कि बच्चों यूरोपियन ढंग सीख जाए। यानी वह कहता है कि मम्मी की, यानी जो अग्रवाला मैम है, उसकी बड़ी महत्वाकांक्षा है, उसकी बड़ी इच्छा है कि बच्चों जो वह जो पाश्चात्य है वह ढंग सीख जाए। मैं 5 वर्ष इंग्लैंड में रहा हूँ, कांटा चम्मच पसंद भी करता हूँ, लेकिन जैसा भोजन हो खाने का वैसा ही ढंग सुविधाजनक लगता है। यानी नरोत्तम कहता है कि मैं 5 साल तक इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड में रह चुका हूँ, लेकिन कहता है कि मुझे वहाँ भोजन करने का जो चम्मच से भोजन करने का वह बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी जिस प्रकार का भोजन है, यानी वो यदि चम्मच से खाने लायक है, तभी वह चम्मच से खाने के लिए अच्छा लगता है या सुविधाजनक होता है। लेकिन जो खाना चम्मच से खाने खाने के बराबर नहीं है, तो वह चम्मच से खाना एक अच्छा नहीं लगता, ऐसा वह कहता है। फुल्का परोठा, दाल चावल तरकारी कांटे चम्मच से खाना सज़ा मालूम होती है। यानी वह कहता है पुल्का परोठा दाल चावल, यानी वो परोठा यानी जो रोटी जैसे रहता है वह चम्मच से खाने से एक सज़ा मालूम होता है, एक सज़ा के जैसा लगता है, ऐसा वह कहता है। यूरोपियन ढंग का खाना हो तो हाथ से असुविधा होती है, क्या ख्याल है? यानी वह कहता है कि यदि यूरोपीय ढंग का खाना है पाश्चात्य संस्कृति का, तो वह कहता है कि फिर हाथ से खाने में असुविधा उत्पन्न होती है, तो उसको चम्मच से खाया जा सकता है। लेकिन जो खाना हाथ से खाया जा सकता है, उसके लिए चम्मच से खाना असुविधाजनक यानी एक कठिन लगता है, ऐसा वह कहता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तारा ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस दिन से नरोत्तम और तारा में सामना होने पर कुछ न कुछ बात होने लगी। यानी उस दिन से जब जब वह नरोत्तम और तारा एक दूसरे के सम्मुख आते तो कोई ना कोई बात होती थी। तारा को नरोत्तम मालकिन की राय के अनुसार रूखा या द्वेषी स्वभाव नहीं लगा, बल्कि बहुत भले विद्यार्थियों जैसे ही लगा। यानी जो भी वह अग्रवाला मैम ने नरोत्तम की चर्चा की थी, तो वह मिलने के बाद नरोत्तम उन्होंने बताया उस प्रकार नहीं था, एक अच्छे विद्यार्थियों के जैसा लग रहा था। नवंबर का दूसरा सप्ताह था। कोटी में सहसा बहुत व्यस्तता छा गई। दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होने वाला था। यानी नवंबर का दूसरा सप्ताह था और फिर वहाँ पर काफ़ी घर में, उस मकान में काफ़ी अस्त व्यस्त वातावरण रहता गया और उस समय जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी उसका अधिवेशन भी होने वाला था। प्रसाद जी अग्रवाला साहब का नाम अधिवेशन की स्वागत समिति के 5 उप प्रधानों में रखने का आग्रह करके उनसे 1000 का चेक ले गए थे। यानी उस समय में जो प्रसाद जी है, वह अग्रवाला साहब का नाम जो स्वागत समिति है उसके 5 प्रधान हैं और 5 प्रधानों में से एक का नाम अग्रवाला साहब का रखने के लिए आग्रह करके उनके यहाँ से 1000 रुपये का चेक ले गया था। अग्रवाला साहब और दिल्ली के दूसरे बड़े बड़े व्यापारी भी शासन की बागडोर कांग्रेस के हाथ में आ जाने के बाद कांग्रेस आयोजनों में बहुत रुचि लेने लगे थे। यानी जो कांग्रेस के हाथ में पूरे देश की सत्ता आई थी, उस पर जो बड़े व्यापारी है या अन्य लोग हैं वह रुचि लेने लगे थे। गांधी जी मूल्यों पर कंट्रोल के विरुद्ध थे। यानी गांधी जी तो वह मूल्यों के आधार पर जी रहे थे और जो भी कंट्रोल था उसके विरुद्ध थे, यानी वह जो भी नियम थे उसके विरुद्ध थे। कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन से सब प्रांतों के मंत्री आ रहे थे। यानी वहाँ अधिवेशन था तो जितने भी प्रांत थे उन प्रांतों से कांग्रेस कमेटी के जो भी मंत्री है वह आ रहे थे। कंट्रोल की नीति के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय किए जाने की संभावना थी। यानी उस अधिवेशन में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है वह होने की संभावना थी, यानी चर्चा होने वाली थी। प्रसाद जी ने अग्रवाला साहब से कोटी पर 2 नेताओं को आतिथ्य देने के लिए अनुरोध किया था और एक संध्या 100 लोगों का चाय के लिए निमंत्रण देना था। यानी वहाँ प्रसाद जी कहता है कि अग्रवाला साहब से कि इस कोटी पर 2 लोगों का आतिथ्य, यानी 2 लोगों की रहने की या 2 लोगों की एक जो भी मान सम्मान है आतिथ्यों का वह करने का आग्रह किया और वह कहता किया और कुछ लोगों को चाय या नाश्ता करने के लिए निमंत्रण देना था।
कोठी पर व्यस्तता के भंवर में मिसेज अग्रवाला ने तारा को भी खींच लिया था। यानी कोठी में घर में जो भी अस्त व्यस्तता थी, उस कामों में हाथ बटाने के लिए, मदद करने के लिए तारा को भी ले लिया था। बच्चों को पढ़ाना या बहलना स्थगित था। यानी बच्चों को पढ़ाना, समझाना, यह सब कुछ बंद था, स्थगित था। गनीमत थी कि इस हालत में नरोत्तम भी घर की इज्जत का ख्याल कर सहयोग दे रहा था। यानी घर का जो भी माहौल है उसमें हाथ बढ़ाने के लिए नरोत्तम भी अपना सहयोग दे रहा था, मदद कर रहा था। कोठी पर 2 ही गाड़ियां थी। एक साहब ले गए थे, दूसरी पर मालकिन प्रसाद जी के साथ जा रही थी। यानी घर में 2 ही गाड़ियां थी। एक जो थे वह साहब ले गए थे और दूसरी गाड़ी जो थी वह प्रसाद के साथ मालकिन जा रही थी। मालकिन को स्वयं बाजार जाने की फुर्सत नहीं थी। उन्होंने दफ्तर में फ़ोन करके एक और गाड़ी मंगवा दी। उन्होंने तारा को एक लिस्ट दिखवा दी और रुपया दे दिया। यानी वहाँ जो मालकिन है उसको सामान लाने के लिए समय नहीं था, तो उसने सामान की लिस्ट दे दी और वह तारा को लिखवा दी, तारा को दी और दूसरी ऑफिस से गाड़ी मंगवा दी। तारा को उन्होंने आपने जो कपड़े दिए थे वे बहुत छन गए थे। तारा को 50 रुपये अलग से दे दिए कि धोती कपड़ा जो भी लेना हो ले ले। यानी उसने सामान के साथ 50 रुपये और ज़्यादा दिए और कहा कि वह खुद के लिए कोई कपड़ा या धोती खरीद ले। सर्दी आ रही थी, एक हाथ स्वेटर या शाल लेना ज़रूरी था। मालकिन ने नरोत्तम से अनुरोध कर लिया था। यानी वह कहता है, मालकिन कहती है कि सर्दी के दिन नज़दीक आ रहे तो कोई स्वेटर या शाल खुद के लिए लिया। ऐसा नरोत्तम को भी आग्रह किया था। ज़रा तारा के साथ चले जाना, यह अभी यहाँ की जगह नहीं जानती। टेबल कवर वगैरह ज़रा तुम भी देख लेना। यानी वह नरोत्तम को कहती है कि तुम तारा के साथ जाना, क्योंकि तारा यहाँ का माहौल, यहाँ कुछ नहीं जानती, नहीं है, ऐसा वह कहती है। तारा मैं आने के बाद 2 बार कनाड प्लेस जा चुकी थी। एक बार उसे डॉली के साथ शॉपिंग के लिए जाना पड़ा था और सप्ताह भर पहले मालकिन संध्या समय पुतन लाली और भूषण के लिए रेवेटर खरीदने गई थी, तो साथ तारा को भी ले गई थी। यानी वह कहती कि इसके पहले मैं कनाड प्लेस 2 बार जा चुकी हूँ। एक बार डॉली के साथ शॉपिंग करने के लिए गई थी और दूसरी बार जो था वह संध्या के समय पुतन लाली और भूषण के साथ उनको खरीदना था, तो मालकिन के साथ गई थी। नरोत्तम ने तारा के साथ शॉपिंग में मदद करने के लिए जाने का अनुरोध मान लिया था। यानी नरोत्तम ने स्वीकार कर लिया था कि वह तारा के साथ जाएगा खरीदारी करने के लिए। कहिए क्या क्या खरीदना है? कनाड प्लेस पहुंचकर नरोत्तम ने पूछा। तारा ने बताया। यानी फिर दोनों कनाड प्लेस पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद वह पूछता है तारा से कि क्या खरीदना है। बहन जी की लिस्ट में तो टेबल कवर, तौलिए, चादरें, ड्राई फ्रूट वगैरह कई चीज़ें हैं। स्वयं मुझे धोतियों का कपड़ा और अ, हो सके तो स्वेटर के लिए ऊन लेनी है। यानी वह कहती है कि दीदी जी, यानी मालकिन ने तो लिस्ट दी है, उसमें तौली है, टेबल के कवर है, अन्य ड्राई फ्रूट है, ऐसी चीज़ें हैं और इसके अलावा भी मुझे भी धोती और स्वेटर बनाने के लिए ऊन भी खरीदनी है। नरोत्तम तारा को बजाजी की खूब बड़ी दुकान में ले गया। यानी बजाजी की दुकान पर वह ले गया नरोत्तम। तारा ने धोतियों के लिए सफ़ेद वायल देखनी चाहिए। वायल पसंद आ जाने पर उसने कुछ लट्ठा और सफ़ेद पापलीन देखी। यानी उसको सफ़ेद जो कपड़ा था वह पसंद आया और फिर देखना, मन ही मन हिसाब किया कितना कपड़ा चाहिए, यानी कितना कपड़ा लगता है, यह हिसाब किया। कपड़े का भाव पूछा, दाम उसके हिसाब से अधिक हो रहा था। यानी कितने का कपड़ा है यह पूछा, तो उसके पास जो पैसे थे उसको अधिक दाम हो रहा था। तारा ने कम दाम की वायल देखी। यानी उसका मूल्य अधिक था, तो उसके बजट में जितना बैठता था उतनी उतनी दाम की, उतनी बजट की, उतनी मूल्य की उसने वायल देखी। पसंद न आने पर फिर भी बांध देने के लिए कहा, लेकिन जो कम दाम की वह पसंद नहीं आई, फिर भी वही पैक करने के लिए कह दिया। नहीं नहीं, पहले पहले थान से ही लीजिए, नरोत्तम ने टोक दिया। यानी नरोत्तम ने कहा कि नहीं नहीं, पहले स्थान यानी पहली जो देखी थी वही लीजिए, ऐसा नरोत्तम कह रहा था।
तारा ने विरोध किया, नहीं नहीं यही लूँगी। यानी तारा ने विरोध किया कि नहीं नहीं यही कम बजट वाला लूँगी। नरोत्तम ने तारा को चुप रहने का संकेत कर बढ़िया वायल देने के लिए कह दिया। यानी नरोत्तम ने तारा को चुप रहने का संकेत किया, यानी चुप बिठाया और वह पहले वाले का ही लिया। दुकान के लोगों के सामने तारा को चुप रह जाना पड़ा, यानी दुकान वालों के सामने तारा कुछ न बोली और वह चुप ही रही। मेज़पोश, तौलिए और चादरें दिखाई जाने पर तारा ने शुद्ध गद्दर की मोहर देखनी चाहिए। यानी उसने अन्य जो चादरें हैं वह सब कुछ, टेबल कवर है, वह सब कुछ देखने के बाद तारा ने जो शुद्ध खद्दर की, शुद्ध खादी की कपड़े हैं वह लेने की चाहिए। शुद्ध खद्दर की मोहर तो केवल गांधी भंडार में ही मिलेगी, उत्तर मिला। यानी वह लोग, वहाँ के दुकानदार कह रहे हैं कि शुद्ध खद्दर जो है, शुद्ध खादी जो है वह आपको गांधी भवन में ही मिलेगी, ऐसा कहा। उस मोहर से मुनाफे का ठेका गांधी भंडार ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अपने ही हाथ में रखना चाहता है, नरोत्तम बोल पड़ा। फिर नरोत्तम बोलता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह गांधी भवन का जो भी भंडार है, जो भी सामान है, वह ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ही हाथ में यानी अपने अधिकार में रखना चाहती है, ऐसा नरोत्तम बोल पड़ा। दुकान के लोगों ने मुस्कुराकर ग्राहक के परिहास की सराहना की। नरोत्तम ने तारा के खरीदे कपड़ों का बंडल उठा लिया। चलो गांधी भंडार चले। यानी फिर उसके विचार सुनकर जो दुकानदार थे वह मुस्कुराकर उसका परिहास किया, यानी उसकी सराहना की, और फिर जो भी सामान था उसकी गठड़ी नरोत्तम ने उठाई और कहा कि चलो अभी गांधी भवन चलते हैं, भंडार चलते हैं। दुकान से बाहर निकलते ही तारा ने परेशानी प्रकट की। यह आपने क्या किया? मेरे पास तो केवल 50 ही रुपये थे, 12.5 मुझे बहन जी के रुपए से देने पड़ गए। यानी वहाँ आने के बाद जो नरोत्तम बाहर आने के बाद परेशानी प्रकट की तारा ने, यह आपने क्या किया? यानी 50 रुपये ही दिए थे और 50 रुपये के अंदर ही वह खरीदना चाहती थी। फिर 12.5 रुपये वह जो थे अन्य पैसे थे वह उन जो मालकिन के पैसे थे उनमें से देने पड़े, ऐसा वह नरोत्तम को बढ़ रही। वह वायल अच्छी नहीं थी, मेरी जेब में रुपया है, फिक्र न कीजिए। वहाँ यही भी कोई बात है, आप क्यों देंगे? यानी नरोत्तम कहता है कि यह वायल अच्छी थी, यानी इसकी क्वालिटी अच्छी थी, यह जो भी रुपया है वह मेरी जेब से मैं दूंगा, फिक्र न कीजिए, ऐसा वह कहता है। फिर तारा कहती है कि आप क्यों देते हो, आप वहाँ यह कौन सी बात है, आप क्यों देंगे, ऐसा वह करती है। नरोत्तम ने विस्मय से तारा की ओर देखा। आप तो बिल्कुल गांधीवादी है। यानी नरोत्तम ने तारा की तरफ देखकर कहा कि आप तो बिल्कुल गांधीवादी है। क्यों, क्या मतलब? फिर तारा बोलती है कि क्यों, इसका क्या मतलब है? मतलब नहीं समझती आप? यही पहेली बूझ ले तो एक प्याली कॉफ़ी इनाम मिलेगी। यानी वह कहते हैं कि यदि यह पहेली आपने बुझा दी, इसका उत्तर यदि बता दिया, तो फिर एक कॉफ़ी इनाम में मिलनी चाहिए। आइए मैं यहाँ आता हूँ तो ब्लू नाइल में काफ़ी ज़रूर पीता हूँ। नरोत्तम कहता है मैं जब भी यहाँ आता हूँ, यहाँ पर जो ब्लू नाइल है वहाँ की कॉफ़ी मैं ज़रूर पीता हूँ। नरोत्तम उसी तरह बात कर रहा था जैसे लाहौर में स्टूडेंट फेडरेशन की खूब परिचित विद्यार्थी बात करते थे। यानी नरोत्तम इस प्रकार से बात करता था जैसे लाहौर में तारा से वहाँ के जो स्टूडेंट बात करते थे उसी प्रकार छात्र बात करते थे। कन्नाड प्लेस में अनेक रेस्तरां मौजूद होते हुए भी नरोत्तम तारा को ब्लू नाइल में ही ले गया। यानी जो नरोत्तम जो था वह अन्य कन्नाड प्लेस में अन्य भी रेस्तरां थे, फिर भी उसने ब्लू नाइल में ही उसको ले गया। पहली बार प्रसाद जी के साथ भी वह लगभग इसी समय 11:30 बजे वहाँ आई थी। यानी वह जब कैंप में थी तो वो एक बार वहाँ प्रसाद जी के साथ आई थी, तो इसी समय यानी 11:30 बजे ही वह आई थी। तारा को वह दिन जीविका पा सकने के लिए अपनी कातर आतुरता याद आ गई। यानी उस दिन वह तारा विवश थी, रोजगार पाने के लिए विवश थी और जो भी व्याकुल थी, क्योंकि उसके सामने बहुत कुछ समस्या थी, लेकिन आज कोई समस्या न थी। अवसरवश उस समय वही छपी हुई धोती तारा के शरीर पर थी। यानी अवकाश समय जो था उस दिन वह तारा को उन्होंने प्रसाद जी ने एक धोती दी थी और वही धोती तारा ने आज पहनी थी और वह उसी रेस्तरां में आई थी। उसने मन की व्यथा नरोत्तम के सम्मुख प्रकट न करने के लिए स्मृति को
गहरे श्वास से दबा दिया, यानी जो भी यादें आ रही थी वहाँ कुछ प्रकट न कर कर गहरे सांस लेकर उसको नीचे दबा दिया। अब वह उतनी कातर नहीं थी, हंस बोल रही थी, यानी उस दिन की तरह वह उतनी उदास और व्याकुल नहीं थी। आज वह बिल्कुल अच्छी थी, साफ सुथरी थी, एक हंसकर बोल रही थी, यानी उसके मन का माहौल बदल चुका था। तारा ने नरोत्तम से परिहास की कलह जारी रखने के लिए कहा, मैंने पहली बूझी नहीं, मुझे काफ़ी नहीं लेनी चाहिए। यानी वह कहती है कि मैंने तो पहली नहीं बुझाई है, तो मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए। ओहो, नहीं बूझ सकी इसलिए तो लेनी पड़ेगी। यानी फिर नरोत्तम कहता है, आपने तो पहली बुझाई नहीं, यानी उसका उत्तर बताया नहीं, तो फिर आपको अवश्य लेनी चाहिए। पहली बुझा दे तो लूँगी। यानी वह कहती है, फिर पहली बुझाओ तो लूँगी। वाह, बहुत सीधी बात है, आप असंयोग में विश्वास रखती है। यानी वह कहता है नरोत्तम, बहुत सीधी सी बात है, आप असहयोग जो है उसमें विश्वास रखती है। कैसा असहयोग, किससे? तारा का बात नहीं समझी, यानी वह तारा बात नहीं समझी और कह रही, किसका असहयोग, कैसा असहयोग, ऐसा वह कह रही थी। यही आज कुछ मेरी जेब में है तो आपके काम आ गया, कल मेरे पास नहीं होगा तो मांगे बिना थोड़े ही रहूँगा। यानी वह कहता है कि आज जो भी मेरे पास पैसे थे जेब में वह आपके काम आ गए, आपको जो धोती खरीदने के लिए काम आए, और फिर कल मेरे पास नहीं होंगे तो मैं आपसे मांगे बिना थोड़े ही रहूँगा, यानी मेरे पास नहीं होंगे तो मैं आपसे ले लूँगा, ऐसा वह कहता है। तो लोन रून रहा, तारा ने निर्णय कर लिया। यानी तारा ने कहा कि फिर रून रहा, ऐसा निर्णय कर लिया, आप चाहे तो सुध भी। यानी वह कहती है कि लोन और ऋण, इस पे सुध भी है। तारा ने मुस्कुराकर अस्वीकार किया, नो, मैं ऋण मांगा नहीं है, सुरक्षित रखने के लिए कमीशन ले सकती हूँ। यानी वह कहती है कि मैंने तो लोन नहीं मांगा था, तुमने ही दिया था, और चाहे तो मैं इसका कमीशन ले सकती हूँ। खैर, फिर आपका शुद्ध खद्दर का प्रेम गांधीवादी ही तो है, पर मम्मी को शुद्ध खद्दर पसंद न आया तो। यानी वह कहता है कि आपका जो खद्दर यानी खादी के प्रति, गांधी के प्रति जो प्रेम है वह मम्मी को खद्दर पसंद न आया तो। वो कहती है, बहन जी ने ही तो कहा। फिर वह कहती है तारा, तो बहन जी से यानी मालकिन ने ही तो कहा है। सच, नरोत्तम की भवें विस्मय से उठ गई। टैटिंग फाइल, यह लीडरों के आतिथ्य के लिए ही होंगे। मालूम है वार टाइम, युद्ध काल में मम्मी क्या करती थी। यानी वह कहता है, तो फिर यह जो बड़े नेता लोग हैं उसके लिए ही है। और वह बताने लगता है, जब युद्ध चल रहा था उस समय में मम्मी क्या करती थी। मैं तो उस समय यूके ब्रिटेन में था। यानी वह कहता है कि मैं तो उस समय में जब युद्ध चल रहा था तब मैं ब्रिटेन में था, 2 मास के लिए आया था। तब मैं ब्रिटेन में था और 2 मास के लिए आया था। तब मम्मी निटिंग क्लब में जाया करती थी। किस क्लब में? नीटिंग क्लब में। यानी वह तारा पूछती किस क्लब में जाया करती थी, तो वो कहता है कि नीटिंग क्लब में। नीटिंग के लिए क्लब था। युद्ध के मोर्चे पर गए हुए सिपाहियों के प्रति स्नेह और आदर, बल्कि कहिए अंग्रेज सरकार के प्रति लॉयल्टी, अनुराग, भक्ति प्रकट करने के लिए हाथ से बुनकर स्वेटर, मोजे वगैरह सिपाहियों के लिए भेजे जाया करते थे। यानी उस समय में नीटिंग क्लब के द्वारा जो भी युद्ध में सैनिक है उनके लिए हाथ से बुने हुए स्वेटर, जो मोजे है वह दिए जाया करते थे। ईट वाइज इज नाइस, वो अच्छा पाखंड था। यानी फिर वह कहता है कि अच्छा जो भी था अच्छा था। सप्ताह में एक दिन, कभी चीफ सेक्रेटरी के बंगले पर, कभी डिफेंस सेक्रेटरी के बंगले पर, कभी गवर्नमेंट हाउस में, वायसलीन के निमंत्रण पर हाई सोसाइटी की लेडीज घंटे भर बैठकर सिपाहियों के लिए बुनाई किया करती थी। यानी वहाँ कहती कभी यहाँ वहाँ के जो बड़े ऑफिस है उसमें घंटा भर अन्य जो लेडीज़ है, स्त्रियाँ है, वह मिलकर बुनाई करती थी। क्लब की एक मीटिंग चौसिया के यहाँ हुई तो मम्मी ने अपने यहाँ भी मीटिंग क्लब को पार्टी दी। यानी वहाँ कहती कि जो चौसिया नामक स्थान है वहाँ पर एक स्त्रियों की मीटिंग हुई थी, तो मम्मी ने घर पर ही एक मीटिंग ली थी। 30-35 लेडीज आई थी। पार्टी पर 150-200 खर्च आया होगा। यानी वह कहता है कि उस दिन 30-35 लेडीज जो थी वह स्त्रियाँ आई थी, और उस समय 150-200 रुपये कुछ तो खर्चा
हो गया था। घंटे भर में कितना बून लिया होगा आप यह अनुमान कर लीजिए। यानी घंटे भर में उन्होंने कितना कुछ बून लिया होगा आप अनुमान कीजिए, यानी कुछ भी नहीं किया होगा। तब हमारे यहाँ मुसलमान बैरा लतीफ़ा था, पाकिस्तान चला गया है। यानी उससे पहले तो वहाँ पर वह मुसलमान जो लतीफ़ था वह वहाँ का नौकर था, और अब वह भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तो वह अब पाकिस्तान चला गया, ऐसा वह कह रहा है। वह ऊन खरीद कर गरीब औरतों से रुपये 1.5 रुपये में स्वेटर बुनवा लाता था। यानी वह ऊन खरीदता था और फिर गरीब औरतों से रुपये 2 रुपये में स्वेटर बुनकर लाता था। मम्मी क्लब में जमा करती थी, अब शुद्ध खद्दर की बारी आई है। हाँ, मम्मी गांधी जी की प्रार्थना में जाती है तो शुद्ध खद्दर की साड़ी पहन कर जाती है। यानी वह कहता है कि वह रुपये रुपये 1.5 रुपये में अन्य जो गरीब स्त्रियां है उनसे स्वेटर बुनकर लाता था, और फिर वह मम्मी जमा करती थी क्लब में। और वह अब तो मम्मी उसकी माँ जो है वह गांधी जी की प्रार्थना में भी जाने लगी है, और वह खुद खद्दर की शुद्ध साड़ी पहन कर जाती है। तारा और नरोत्तम गांधी भंडार से कपड़ा लेकर निकले तो नरोत्तम ने ड्राइवर से कहा, मेवा वाले के यहाँ चलो। फिर वह गांधी भंडार से सामान लेकर निकले तो ड्राइवर को कहा कि मेवा वाले से यहाँ चलो। हुजूर, मेम साहब ने मेवा खारी बाउली से लेने के लिए कहा था। यहाँ तो हुजूर बहुत दाम मांगेंगे, ड्राइवर बोला। यानी ड्राइवर कर रहा है कि यहाँ तो बहुत उसकी कीमत होगी, और मैम ने तो कहा है कि कहीं और से लाओ। काबुल कंधार से ले आने के लिए नहीं कहा, यहाँ और सस्ता मिल जाएगा, नरोत्तम ने तारा की ओर देखकर कहा। फिर नरोत्तम ड्राइवर को कहता है कि वहाँ कोई ज़्यादा ये नहीं होगा तो यहीं से लीजिए, ऐसा वो हम तारा की तरफ देखकर कहता है। जैसे बहन जी ने कहा है वैसा ही कीजिए, तारा ने अनुरोध किया। फिर तारा ने अनुरोध किया कि जैसे उसकी माँ ने, जैसे मालकिन ने कहा है वैसा ही करना पड़ेगा। मुझे क्या आपत्ति है, जैसा आप चाहे, नरोत्तम ने अपने कंधे सिकोड़कर उत्तरदायित्व झाड़ दिया। फिर उसने कहा कि मुझे क्या, जैसा आप उचित समझे, जैसे आपको लगे वैसा वहाँ कीजिए। ड्राइवर मोटर को अजमेरी गेट से खारी बावली की ओर ले जा रहा था। सड़क के बाईं ओर रेल की लाइनें घेरे जंगलों के साथ साथ लगातार सिरकियों पर चटकाइयों से नीचे शरणार्थी पड़े हुए थे। यानी तब वो ड्राइवर जा रहा था, तभी आजमेर गेट के पास वहाँ जाने के बाद सड़क के किनारों पर जो शरणार्थी लोग थे वहाँ पड़े हुए थे, वहाँ रहे थे। यहाँ देखो, नरोत्तम ने तारा को दिखाया। कांग्रेस सरकार गांधी जी के नाम का डंका तो खूब बजाती है, पर बात उनकी कोई नहीं मानती है। यानी वहाँ कहता है कि कांग्रेस सरकार जो है वह गांधी जी की बात का डंका बजाती, यानी गांधी जी की बात पर वह बात करते हैं लेकिन उनका कहना कोई नहीं मानता है। शरणार्थियों के लिए स्थान नहीं है तो उन्हें वायसराय के महल और मिनिस्टरों के बंगलों में स्थान दिया जाना चाहिए। यानी गांधी जी ने कहा था कि जो भी शरणार्थी है उनके लिए बंगलों में या अन्य जो सरकारी जो बड़े बड़े रेस्तरां है उनमें स्थान देना है, ऐसा गांधी जी का मानना है, लेकिन यह नहीं दे रहे। लॉर्ड माउंटबेटन तो सहायता से या नीति से तैयार हो गया, परंतु कांग्रेस के लीडरों ने यह प्रस्ताव उचित नहीं समझा। लेकिन जो गांधी जी का जो नियम था, गांधी जी ने कहा था कि जो भी शरणार्थी है उनको ठहरने के लिए जो बड़े अफसर है, जो भी सरकारी बड़े बड़े महल है उनमें रहने के लिए जगह देनी चाहिए। लेकिन यह लॉर्ड माउंटबेटन जो था उसने सहायता करने के लिए राज़ी किया, लेकिन कांग्रेस सरकार जो लीडर थे उन्होंने उचित नहीं समझा। खारी बावली में ढेलों ट्रकों, ड्राम और पैदल भीड़ के कारण मोटर को रेंगना पड़ रहा था। यानी जो अन्य भीड़ थी, पैदल चलने वाले थे, अन्य मोटर थे, तो इसके लिए मोटर थोड़ी जो गाड़ी थी वह धीरे गति से चल रही थी, धीमे गति से। हवा मसालों की तीखी गंध बोझिल से थी, तारा छींक नहीं रोक सकी। उसे कहना पड़ा, आई एम सॉरी। यानी वहाँ जो मसालों की जो गंध थी इससे तारा को छींक आई, और फिर तारा बोल उठी कि आई एम सॉरी, क्योंकि गलती से छींक आ गई। नरोत्तम को उससे भी ज़ोर से छींक आ गई, आई एम ऑल सो सॉरी। फिर वह नरोत्तम को भी उससे ज़ोर से छींक आई और उसने भी कहा कि आई एम ऑल सो सॉरी। यानी नरोत्तम को भी कहना पड़ा, फिर नरोत्तम को भी माफ़ी मांगना पड़ा। यह क्या
कि यह क्या क्यों कैसे लगे हुए हैं। नरोत्तम ने ड्राइवर से पूछा। जी हुजूर, चीनी के लिए सरकारी राशन की चीनी के लिए हुजूर। सुबह तो आधा आधा मिल के क्यों बनते हैं। यानी वह कहता है ड्राइवर से कि किस प्रकार की लाइन है, किस प्रकार की भीड़ है। तो ड्राइवर बोलता है कि यहाँ तो चीनी के लिए है, यहाँ भी तो कुछ नहीं। सुबह के समय में तो एक एक आधा आधा मील तक क्यों बनती है, यानी लाइनें बनती है। नरोत्तम ने तारा से कहा, चीनी की इतनी किल्लत है तो सिर्फ शौक के लिए चीनी की खपत को क्यों नहीं रोका जाता। एक हलवाई जितनी चीनी खपा देता है उससे पूरी गली मोहल्ले का निर्वाह हो सकेगा। यानी नरोत्तम तारा की तरफ देखकर तारा से कहता है कि जो चीनी की खपत है उसको रोक देनी चाहिए। यानी कि जितनी वह एक हलवाई दिन में जितनी चीनी लेता है या जितनी चीनी का इस्तेमाल करता है शक्कर का, उतनी चीनी से पूरी एक गली या मोहल्ले का निर्वाह हो सकता है। मिठाई तो वही लोग खाते हैं जो पहले से ढेरों कार्बोहाइड्रेट पेट में भरे रहते हैं। यानी वह कहता है कि मिठाई तो ऐसे ही लोग खाते हैं जो पहले से तंदुरुस्त है, यानी पहले से ऐसे तोंद वाले हैं, वही लोग खाते हैं। होटलों में चीनी की जगह सेकिन दी जा सकती है, अपने आप चीनी का बाजार गिर जाए, लेकिन यहाँ तो स्वतंत्र व्यवसाय को मुनाफे पर आँच नहीं आनी चाहिए, इसलिए कंट्रोल के विरुद्ध आवाज़ है। यानी वह कह रहा है कि जो भी होटल है उसमें चीनी की जगह नेकिल की उपयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ जो स्वतंत्र खासगी जो व्यवसाय है, खुद का व्यवसाय है, उसको उस पर आँच ना आए, इसलिए यह विरुद्ध की आवाज़ है। गांधी जी तो कंट्रोल के विरुद्ध है, तारा ने कहा। फिर तारा ने कहा कि गांधी तो कंट्रोल के विरुद्ध है। विरुद्ध क्यों है? युद्ध के समय इंग्लैंड में कंट्रोल न होता तो लोग भूख से मर गए होते। यानी वह कहता है कि वहाँ बराबर कंट्रोल के विरुद्ध है, क्योंकि इंग्लैंड में जब युद्ध हो रहा था तब कंट्रोल के विरुद्ध न होते तो वहाँ के लोग जो थे वहाँ भूख से मरे होते। कंट्रोल का अर्थ है नियमित बंटवारा, उस पर क्या आपत्ति है। सरकारी रेट से सस्ता बेचने पर तो कोई बंधन नहीं। यानी वह कहता है कि कंट्रोल का अर्थ होता है कि नियमित बंटवारा, यानी नियमित सभी में बांटना चाहिए। यानी जो बड़ों से लेकर छोटे तक सभी को कुछ मिलना चाहिए, ऐसा उन पर क्या क्या आपत्ति है। सरकारी रेट से सस्ता बेचते पर तो बंधन नहीं है। यानी वह कहती है कि जो भी सरकार का नियम है उसके अंदर ही बेचना चाहिए, तो कोई आपत्ति नहीं है। ये आईसीसी की मीटिंग से यह प्रश्न आ रहा है, इसलिए डैडी को बहुत चिंता है। यानी वह कहता है कि यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न जो ये आईसीसी की मीटिंग है वहाँ से आ रहा है, इसलिए डैडी परेशान है और बहुत चिंतित है। बाजार में चीनी की किल्लत है और डैडी की 7 लाख की चीनी घुटी पड़ी है। यानी वह कहता है कि बाज़ार में तो इतनी मांग है चीनी को, लेकिन उसके पिता की जो चीनी है कारोबार है वह तो एक ही जगह पर पड़ा है। इस काम में क्या सहयोग दूँ? मैं तो नौकरी ही करूँगा, चाहे 500 की मिले। यानी वह कहता है कि मैं कारोबार तो करना नहीं चाहता, व्यापार तो नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो नौकरी करना चाहता हूँ, चाहे 5 की हो चाहे 100 रुपये की हो। जानती है पेट्रोल पर भी राशन है। वह कहता है कि तारा को कि जानती हो तुम कि जो पेट्रोल है उस पर भी राशन है। कांग्रेस ने सेशन के लिए डैडी से समय पेट्रोल 2 गाड़ियाँ मांगी है। यानी वह कहता है कि कांग्रेस जो है उसने पेट्रोल के लिए 2 गाड़ियाँ मांगी है डैडी से। उन्हें नहीं ख्याल पेट्रोल कहाँ से आएगा। इंग्लैंड में पेट्रोल का राशन था तो प्राइम मिनिस्टर ही पार्लियामेंट पैदल जाता था। यानी वहाँ कहता है कि पेट्रोल वहाँ पर ज़्यादा ये था तो मैं वहाँ पर पैदल जाता था इंग्लैंड में, ऐसा कहता है। 13 जनवरी 1947 रेडियो और पत्रों से सूचना दी, गांधी जी ने आमरण अनशन की प्रतिज्ञा कर ली है। यानी जो 13 जनवरी 1947 के समय में रेडियो पर और समाचार पत्रों में समाचार आया या सुनने को मिला कि गांधी जी अब अमरण उपोषण कर रहे, अनशन यानी उपोषण कर रहे, पूरा देश सिहर कर स्तब्ध हो गया। दिल्ली उस चिंता और सनसनी का केंद्र थी। यानी पूरी तरफ एक सनसनी की तरह यह खबर फैल गई और सभी जो लोग थे वहाँ सुनने लगे और दिल्ली सभी खबरों का मध्यस्थी स्थान था। गांधी जी के निरंतर उपदेशों से
भी हिंदू मुस्लिम विरोध के कारण रक्तपात समाप्त नहीं हो सका था। यानी गांधी जी उपदेश देते जा रहे थे प्रार्थनाओं के जरिए या अन्य व्याख्यानों के जरिए, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम थे वह आपस में लड़ रहे थे। उसका जो झगड़ा करने का जो था हिंसक प्रवृत्ति थी वह कुछ समाप्त नहीं हो रही थी। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुसलमानों के प्रति निधि आकर दारुण अत्याचार की कहानियाँ गांधी जी को सुना रहे थे। यानी जो उत्तर प्रदेश की ओर से मुसलमान दिल्ली आकर गांधी जी को वहाँ के अत्याचार या कुछ दारुण हिंसक कहानियाँ सुना रहे थे। पश्चिमी पंजाब में समुद्री जेहलम लायलपुर बहावलपुर से समाचार आ रहे थे कि लाखों हिंदू विकट यातना में पड़े हैं। यानी वहाँ बाहर के प्रांत से गांधी जी को समाचार आ रहे थे कि बहुत सी यातनाएं, बहुत से अत्याचार कर रहे हैं, हजारों भूख से मरे गए हैं। कश्मीर की भूमि पर भारतीय और पाकिस्तान सेनाओं में युद्ध छिड़ गया है। यानी पाकिस्तान और पंजाब जो थे उन दोनों में युद्ध छिड़ गया है। देश के बंटवारे के समय भारतीय सरकार को ब्रिटेन से संयुक्त देश के लिए जो पावना अशिष्ट मिला था उसमें 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान का भाग था। यानी देश के लिए देश का बंटवारा हुआ था, उसलिए भारत सरकार को ब्रिटेन की तरफ से जो भी पैसे मिले थे उसमें से जो 55 करोड़ रुपए थे, 55 करोड़ रुपए का जो हिस्सा था वह पाकिस्तान को देना था। पाकिस्तान ने भारत के भाग कश्मीर पर अधिकार करने के लिए आक्रमण कर लिया था। यानी पाकिस्तान ने जो कश्मीर था उस पर आक्रमण कर लिया था। युद्ध की घोषणा नहीं की थी, परंतु दोनों तरफ की सेनाओं में युद्ध चल रहा था। यानी किसी सरकार ने युद्ध होने की कोई संदेश नहीं दिया था, फिर भी दोनों तरफ के सैनिक युद्ध कर रहे थे। यानी भारत सरकार ने निश्चय कर लिया था कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर से अपनी सेनाएं नहीं हटा देगा, संयुक्त पावने में से पाकिस्तान के भाग की रकम उसे नहीं दी जाएगी। यानी भारत सरकार ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान जो है अपने सैनिकों को कश्मीर से नहीं हटा देता, यानी युद्ध को नहीं रोकता या कश्मीर पर कहा जो अधिकार है वह वापस नहीं लेता, तब तक उनको जो संयुक्त यानी भारत और पाकिस्तान के लिए ब्रिटेन ने जो भी पैसे दिए थे उनमें से जो हिस्सा रकम था 55 करोड़ रुपए वह पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी, ऐसा कहा था। गांधी जी का सुझाव था कि भारत सरकार अपना सद्भाव प्रकट करने के लिए पाकिस्तान को बिना किसी शर्त के उसका भाग 55 करोड़ रुपए दे दे। यानी गांधी जी का कहना था कि कोई शर्त न लगाए, कोई पाबंदी न लगाए, फिर भी कोई नियम न लगे और कोई शर्त न लगे, वह उनको जो 55 करोड़ रुपए है वह वापस दे दे, ऐसा उनका कहना था। लेकिन उन बाकी जो अधिकारी थे, बाकी जो अफसर थे, उनका कहना यह था कि हम पाकिस्तान को जो भी उनका 55 करोड़ रुपए का हिस्सा है वह दे देंगे, लेकिन वह शर्त यह है कि वह कश्मीर से वापस जाए, कश्मीर का अधिकार जो है वह हटाए और फिर हम दे देंगे। भारत सरकार स्वयं अपने ऊपर किए गए आक्रमण में पाकिस्तान को अपने विरुद्ध सहायता लेने के लिए तैयार नहीं थी। यानी इतने में वो पाकिस्तान ने आक्रमण किया और उन आक्रमण किया, इसलिए जो भारत सरकार है वह भारत सरकार उसको सहायता देने के लिए तैयार नहीं थी। मंत्रिमंडल को गांधी जी का परामर्श व्यवहारिक नहीं लगा, उन्होंने उस परामर्श को स्वीकार नहीं किया। यानी गांधी जी का जो कहना था कि बिना शर्त पाकिस्तान को दे दिया जाए पैसे, और यह जो था वह व्यवहार, यह जो कहना था सरकार को कुछ अच्छा नहीं लगा गांधी जी का, और सरकार ने गांधी जी का जो कहना था वह अस्वीकार किया। गांधी जी ने सद्भावना और सहिष्णुता के लिए अपने उद्देश्यों और प्रयत्नों को विफल होने देखकर अपने उद्देश्य के लिए प्राणों की आहुति देने का निश्चय कर लिया। यानी जो गांधी जी के जो उद्देश्य थे, गांधी जी के जो नियम थे, वह एक गिरते हुए दिखाई दिए, असफल होते हुए दिखाई दिए, और उसको साध्य करने के लिए, उसको सफल करने के लिए गांधी जी ने ठान लिया कि अपने प्राणों की अंतिम सांस तक मैं लड़ूंगा, और ऐसा कहकर उन्होंने अनशन करने की सोच ली थी। 12 जनवरी सोमवार था। सोमवार को गांधी जी नियमावली मौन व्रत रखते थे। गांधी जी के मौन व्रत के दिन प्रार्थना के समय उनके संदेशों को उनके निजी सहायक प्यारेलाल अथवा प्यारेलाल की बहन पढ़कर सुनाया करती थी। यानी नित्य जो सोमवार के समय गांधी जी मौन व्रत रखते थे, यानी कुछ बोलते नहीं थे, तो
वह मौन व्रत रखते थे, तो वो प्रार्थना सभा में जाते थे लेकिन वहाँ चुप बैठते थे। लेकिन उनके जो सिक्योरिटी या उनके जो संदेशक है, वह उनमें से जो सहायक है, निजी सहायक यानी प्राइवेट सिक्योरिटी है, वह एक धीमे स्वर में वह पढ़ता था या उसकी बहन पढ़कर वह संदेश सुनाती थी। उस संध्या गांधी जी की ओर से घोषणा कर दी गई। गांधी जी ने 13 जनवरी से मध्याह्न से अनशन व्रत आरंभ कर रहे हैं। यानी उन्होंने कहाँ घोषणा की कि 13 जनवरी से अनशन व्रत मैं रख रहा हूँ। गांधी जी के अनशन का अंत भारत में, विशेषकर दिल्ली में सांप्रदायिक उन्मादता का अंत होने पर भी होगा अथवा अनशन उनका शरीरांत होगा। यानी गांधी जी का कहना था कि अनशन कब खत्म होगा, जब तक वह सांप्रदायिकता का हिंसक वातावरण है तो वह खत्म होने पर भी होगा, नहीं तो मेरी मृत्यु से ही होगा। गांधी जी ने अपने अनशन का कारण अथवा अनशन समाप्त कर सकने के लिए कोई शर्त ब्यौरे से अथवा स्पष्ट नहीं बताई थी। यानी गांधी जी ने किस लिए अनशन रखा है, किस लिए उपोषण रखा है, यह कुछ नहीं बताया था, उसकी शर्तें कुछ नहीं बताती। उन्होंने संक्षिप्त शब्दों में कह दिया था, जब तक सांप्रदायिक द्वेष का उन्माद समाप्त होकर हिंदू मुसलमानों में सौहार्द स्थापित नहीं होगा, वे अनशन से रहेंगे। यानी उन्होंने कहा था, जब तक हिंदू मुसलमान एकता के साथ, एक भाईचारे के साथ नहीं रहेंगे, तब तक अनशन मेरा जारी रहेगा। उस समय पत्रों में और राजनीतिक चर्चा में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया दिला जाने अथवा दिला आने जाने का ही प्रश्न प्रमुख था। यानी उस समय भारत के समय या राजनेताओं में पाकिस्तान को जो 55 करोड़ रुपए देने थे, उसका प्रश्न एक अच्छा था, यानी प्रथम था। गांधी जी सद्भावना को अपोलो कर रहे थे। वे निरंतर मांग कर रहे थे कि सरकार दिल्ली में मुसलमानों की रक्षा का पूरा प्रबंध करे। यानी वह गांधी जी निरंतर एक बता रहे थे कि दिल्ली में जो भी मुसलमान है, जो भी शरणार्थी है, उनकी एक अच्छी तरह से प्रबंध करे। दिल्ली से जो मुसलमान भय के कारण भाग गए हैं, वे लौटकर निर्भय दिल्ली में रह सके। यानी वह चाहते थे कि दिल्ली से जो भी मुसलमान बाहर गए हैं पाकिस्तान की तरफ, वह फिर से दिल्ली आए और फिर निसंकोच निर्भय से रहे। हिंदू शरणार्थियों ने मुसलमानों के जिन मकानों और मस्जिदों पर कब्जा कर लिया है, वे मुसलमानों को लौटा दिया जाए। यानी उनकी शर्त यह भी थी कि जो बाहर से हिंदू आए हैं और उन्होंने मुसलमानों के मकान मस्जिदों पर कब्जा किया है, अपना लिया है, वह उनको, जो मुसलमान गए हैं, उनको वापस दे, ऐसा भी इसका था। गांधी जी के अनशन के इन उद्देश्यों के कारण अधिकांश हिंदुओं ने, विशेषकर पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान से निकल गए हिंदुओं ने, इस अनशन को मुसलमानों के प्रति अनुचित पक्षपात समझा। यानी वह विरोध किया, क्योंकि वह मुसलमानों को न्याय दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने पक्षपात का समझा। उनका कहना था कि पाकिस्तान और मुसलमान उन पर आक्रमण कर रहे थे और इस आक्रमण में गांधी जी पाकिस्तान और मुसलमानों के पक्ष में थे। यानी वह जो हिंदू है, वह आए और वह कह रहे थे कि जो मुसलमान है और पाकिस्तान है, वह हम पर हमला कर रहा है, अन्याय अत्याचार कर रहा है, और गांधी जी उनका ही पक्ष ले रहे हैं, उसको भी। यानी गांधी जी जो भाईचारे की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ तक आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।